बच्चों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 11 और विषय भूगोल भौतिक पर्यावरण की बुक है। भूगोल का तीसरा पार्ट है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी जिसमें नदियों के बारे में चर्चा की गई है, हमारे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो हमने कुछ बात बोर्ड पे कर ली थी, आज हम सीधा आपको वीडियो दे रहे हैं क्योंकि कुछ एक बातें सीधी आपको बताने वाली है। जैसे हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ वगैरह ये हमें पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण आज छोटे से वीडियो के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ताकि आपको पता लग जाए, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बोर्ड पे आपको कुछ बातें मैंने बता चुका हूँ मैं। देखिए, तो हम इसको कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ थोड़ा। भारत के अपवाह तंत्र, यहाँ से पढ़ता हूँ भारत के अपवाह तंत्र। उससे पहले मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी, जैसे ये द्रोण वगैरह ये आप पढ़ लेना, इसमें मैंने बता दिया। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये तीन बड़ी भू आकृतियाँ इकाइयों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुई, जिसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, शिवक्रिकाएँ, जलप्रपात भी बनाती। जलप्रपात आपको पता क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है और उसके ऊपर से जब नदी गिरती है तो ये झरना होता है ना, झरने पानी तो जो बड़ा रूप ले लेती है, बड़ी नदियाँ जब ज़्यादा पानी डालती है उसको जलप्रपात कहते हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाक करती है, यानी मिट्टी को काट काट कर इकट्ठा करती है, जैसे समतल घाटियाँ बना देती है। गोखुर झील बना देती है। गोखुर का मतलब गऊ के खुर होते हैं ना, वैसे आप मान लो ये नदी चलती चलती यहाँ मिट्टी इकट्ठी कर देती है, तो इस तरह की झीलों का निर्माण हो जाता है। इस तरह की वो गोखुर है, तो पैर सा बन गया ना। बाढ़ग्रस्त मैदान, क्योंकि जहाँ बाढ़ आती है तो वो मैदान बाढ़ का बन जाता है। गुम्फित वायिकाओं का मतलब क्या होता है? जैसे ये नदी चल रही है, आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी काटती जाती है, ऐसे मिट्टी काटती जाती है, वो गुम्फित वायिकाएँ होती है, और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे ये सिपरिकाएँ देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जल आता है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर पत्थर आ गए, फिर नीचा हो गया, घूमती, वो सिपरिकाएँ होती है। हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कैसे? इधर नदी आ गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे सांप की तरह चलती है और अपना रास्ता बदल देती है। कोसी नदी मैंने आपको बताया था, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, शारो ऑफ बिहार, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग क्या कर लेती है? बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है? हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के लिए भूगोलिक जो एक किताब है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इसका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, इसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कोंगलारोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 प्रमुख अववाह तंत्रों में बंट गई। पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय, इससे निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में और पोटवार पठार दिल्ली रेंज के
उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवा तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लिस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और हिमालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का अधिक परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित हुए। हिमालय अपवा तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवा में अनेक नदी तंत्र है, मगर नदी तंत्र प्रमुख है सिंधु नदी तंत्र। एक आएगा गंगा नदी तंत्र और एक आएगा हिमालय नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इनके बारे में हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, बोर्ड पर भी इनको समझेंगे कहाँ से निकलती है और कहाँ से। एक बार इसको थोड़ा थोड़ा सीधा ही पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोण में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, कल अगला वीडियो होगा उस पर बोर्ड पे इसकी दोबारा चर्चा करेंगे अपने। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू के निकट एक हिमनद से होता है और 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी कमान और शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई है लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे शयोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिक, द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिनी तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसकी दाहिनी तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ खुरचम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकली है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथिनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नामक पंजाब की 5 प्रमुख नदियों सतलज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु और जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लर झील से बहते हुए तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चनाब नदी मिलती है। चनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और बाघा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चनाब में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाब के दक्षिणी पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत से 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षताल से निकलती है, जहाँ इसे लोंगचेन खमाम के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि बाकरा नागल परियोजना के नहरी तंत्र का पोषण करती है। अब कल अगला जो वीडियो पढ़ेंगे ना, इस सिंधु नदी का मैं आपको चित्र बनाकर कौन कौन सी नदियाँ किधर से गुजरती है सारा विवरण बताऊँगा। तो धन्यवाद।